अस्सलामुअलैकुम। बहुत ज़्यादा अहम ख़बरें हैं। आज का दिन तो ख़बरों के हवाले से बहुत ही गर्मा गर्म रहा। सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद दें, शाबाश आप सारे लोग नीचे मुझे कमेंट में मुबारकबाद दें, क्योंकि सबसे पहले ख़बर मैंने आपको दी थी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया और फिर वहाँ से लंदन जाएंगे। आज ये ख़बरें टीवी चैनल्स के ऊपर ज़राए के हिसाब से चलना शुरू हो गई हैं। देखिए, मेरा क्रेडिट बनता है, आपने मुझे भूलना नहीं है, दुआ में याद रखिएगा और साथ में कमेंट करें कि मुबारक हो बीनश कि आपकी खबर ठीक साबित हुई है। और मुझे अच्छी तरह याद है, जिस दिन मैंने खबर की थी उस दिन बहुत से लोगों ने, नून लीग की तरफ से भी बहुत से लोगों ने, नून लीग के बहुत से हमायतियों ने मुझे मैसेज किए, मुझे कॉल किए और मुझसे कहा कि भाई ये आपने क्या बात कर दी, आपने तो खलबली मचा दी है। और खैर वो क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। तो आज मेरे लिए तो इस मामले में अच्छा दिन था, क्योंकि मेरी एक जो खबर आई, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो आज के दिन ये साबित हुआ कि सच साबित हो गई है। एनीवेज, इसके ऊपर मैं बात करूंगी, क्योंकि बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े हैं। नवाज शरीफ अपनी ही हुकूमत में नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं, क्या वजह है उनकी नाराज़गी की, सबकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आज इस बारे में भी हम बात करेंगे कि जो हुकूमती बेंचेस पर होते हैं, जो कैबिनेट में लोग बैठते हैं, वो एकदम से इतने चौड़े क्यों हो जाते हैं। हमेशा ये होता है, पता नहीं उन कुर्सियों में क्या लगाव है। जो वुज़रा की कुर्सियां हैं, जो वुज़रा के जो ऑफिसेज हैं, उनमें ऐसा क्या होता है कि वहां पहुंच करके मतलब माहौल ही कोई और बन जाता है। बंदे की बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है, बंदा ही बदल जाता है, यूं लगता है कि एक नया जन्म हो गया बंदे का। यहाँ पर आज मैंने स्पेसिफिकली जिक्र करना है ख्वाजा आसिफ साहब का। मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, बड़े ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बड़े ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उनकी तकरीरें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और तकरीरों के एतबार से पूरे नंबर है। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर हो, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की तकरीर हो, मतलब आप यकीन करें मैं तो इनकी तकरीरें बैठ के घंटों घंटों सुन सकती हूँ। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब आखिर चाह क्या रहे हैं, मुझे उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है और उन्होंने आपको भी कंफ्यूज किया है। मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी और हम ये मिल के पूछेंगे, मैं और आप मिल के पूछेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब आखिर क्या चाहते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब के पर निकल आए हैं। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हैं भाई, आपको पता है फिर यूथिया ब्रिगेड तो कहना शुरू होती है ना कि ख्वाजा आसिफ साहब के पर निकल आए हैं, पर निकल आए हैं। मैं तो कह रही हूँ ख्वाजा आसिफ साहब शुरू से ही ऐसे थे, कहाँ उनके पर निकले हैं। लेकिन आखिर ख्वाजा आसिफ साहब क्या चाहते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, मतलब हम मिलके पूछेंगे, लेकिन मैं ये आपको बताऊंगी कि मैं ये बात कर क्यों रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, आने वाले दिनों के अंदर आप चंद दिनों में देखेंगे कि बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बैन तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर हो रहा है। ये खबर मैं आपको बहुत बावसूख ज़राए से दे रही हूँ और इसकी मैं आपको लॉजिक और एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बिल्कुल उस वर्ज पर आ चुकी है कि जहाँ पर उनके खिलाफ इतना जो संगीन फैसला है वो बस इतनी सी दूरी पर है। वो एक होता है ना कि बस इतनी सी दूरी, एक और हरकत और वो फैसला बिलाखिर हो जाना है। और वो फैसला यही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बैन लगा दो। तहरीके इंसाफ भारत नवाज जमात है, इसके ताने बाने दुश्मन ताकतों से मिलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान के बाद हुक्मरान जमात, उनके जो भी हमायते हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक हैशटैग चलाया। आप अभी अपना ट्विटर खोलें, अगर आपका VPN के बगैर चल रहा है बड़ी अच्छी बात है, और अगर आपका जुगाड़ से चल रहा है या VPN या जैसे भी चल रहा है, आप ट्विटर खोलिए और आपको पता चलेगा कि बैन टेररिस्ट PTI कल्ट। इस टैगलाइन से, इस टैग के साथ इन्वर्टेड कॉमास क्या है, बैन टेररिस्ट PTI कल्ट, इससे एक ट्रेंड चल रहा है जो कि इस टाइम पे टॉप ट्रेंडिंग पर है। और हुक्मरान जमात ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के लिए मीडियाई महाज संभाल लिया है। पाकिस्तान और IMF मुआहदे में रुकावट बनने के लिए ख़त लिखने का मामला हो, या यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापसी का मुतालबा हो, नून लीग के जो तमाम वुज़रा हैं वो तहरीके इंसाफ पर रियासत मुखालिफ मुहिम का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। PTI के सपोर्टर्स की जानिब से शोहदा के ख़िलाफ़ एक बार फिर मज़मूम मुहिम जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, चाहे उसका मामला हो, जिससे इस बयानिए को तक़वियत मिलती है कि तहरीके इंसाफ किसी भी मुफाहमत के मूड में नहीं है। वो जो हमें लग रहा था ना कि जी हुण इत्थे मुलाकातां हो रही ने, उत्थे मुलाकातां हो रही ने, इन्हां दा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो उन्हां दा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आसार ये बता रहे हैं बड़े क्लियरली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में हुकूमत
और पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत और रियासत का फ़र्क ख़त्म कर दिया है और वो हुकूमत के साथ साथ रियासत मुखालिफ इक़दामात पर भी उतर आई है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद मैं फिर भी ये सवाल उठाती हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या हुकूमती जमात के मुतालबे के मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ही आखिरी हल है? तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के पास है। ये एक आखिरी मौका है। अगर अब भी उन्होंने इस तरह की हरकतों से तौबा ना की, बाज नहीं आए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जानी है। और ये पाबंदी कोई ऐसी वैसी नहीं होनी है, बहुत डडी किस्म की पाबंदी होनी है। इन्होंने रोते पिटते रहना है, इन्होंने शोर मचाते रहना है, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मसला ये है, अब अंदर की खबर सुन लें। मसला ये है कि रियासत की, जिसमें सब लोग हैं, जिसमें फ़ौज शामिल है, जिसमें आपके इदारे शामिल हैं, जिसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, जिसमें आपकी अदलिया भी शामिल है, इन सब की बस हो गई है। क्योंकि जो लोग पीटीआई की मुखालफत में हैं, मतलब कि पीटीआई के तर्ज़ सियासत से एग्री नहीं करते, चाहे वो फ़ौजी भाई हों, चाहे वो कुछ जजेस हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो रियासत के किसी भी अहम सतून से उनका ताल्लुक़ हो, उनको पीटीआई वाले इतनी गालम गलोच करते हैं, इतनी उनकी बेइज्जती सेशन करते हैं, इतना उनके ऊपर लान तान करते हैं कि उनकी बस हुई फ्री है। और वो लोग जो कि ना पीटीआई के साथ है ना पीटीआई के अगेंस्ट है, कुछ ऐसे लोग भी तो है ना, वो भी इस पूरे माहौल को देख करके वो कह रहे हैं कि भाई हर कोई सवाल कर रहा है। मैं जैसे रोज आके सवाल करती हूँ कि भाई कितने गई 9 मई की होया जे 9 मई वाले अदा की होया जे, अगली 9 मई आने वाली है भाई। आज क्या तारीख है भाई? आज है जी 19 मार्च। एग्जैक्टली 1-1.5 महीने के बाद 9 मई होने वाली है दोबारा से, मतलब वो तारीख आ रही है। तो क्या हुआ है 9 मई वालों के बारे में? कुछ नहीं हुआ, इसलिए चौड़ होके फिर रहे हैं। हम यही बातें करते हैं ना, मैं भी रोज यही सवाल करती हूँ ना। तो भाई हर एक की बस हो गई है, सबकी फूंक निकल गई है। अब मसला ये है कि फौज डायरेक्ट जो है क्रैकडाउन कर नहीं सकती पीटीआई के ऊपर, क्योंकि अगर फौज डायरेक्ट क्रैकडाउन करेगी तो पीटीआई मजीद ऊपर जाएगी। और फौज को कोई शौक नहीं है कि उसको मुफ्ते की गालियां पड़े, क्योंकि अभी मुफ्ते की तो गालियां पड़ रही हैं। वो बेचारे शहीद हो गए, जो शहीद हो गए उनको तो छोड़ दो, वो शहीदों के खिलाफ अलग प्रोपेगेंडा कर लेते हैं। फौज के खिलाफ वैसे ही प्रोपेगेंडा जारी है, क्योंकि फौज इमरान खान साहब से बात नहीं कर रही है, इंगेज नहीं कर रही है, तो किसी को कोई गाली नहीं खाना चाहता, कोई बेइज्जती सेशन नहीं चाहता। तो लिहाजा ये हुकूमत को कन्वे किया गया है। रियासत के तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने हुकूमत को कहा है कि बस बेबस बहुत हो गया, अब कुछ हुआ तो भाई पाबंदी लगाओ इसके ऊपर। अब अगर नॉर्मल हालात होते तो मैं पहली वो शख्स होती जो कहती नहीं भाई सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पर भाई ये तो रुक ही नहीं रहे। पीटीआई का मुझे बताएं कि पीटीआई का किसी को कुछ समझ में आ रहा है ये क्यों कर रही है? मेरे प्रोग्राम्स में आकर के वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि शहबाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनकी कोई औकात नहीं है, ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ जो कर रही है वो फौज कर रही है। मेरे प्रोग्राम्स में आके कहते हैं, आज ही बोला सदीक ने भी आज ही बोला, एंडोर्स किया कि जो कर रही है हमारे खिलाफ वो फौज कर रही है। भाई अगर आपके खिलाफ फौज कर रही है तो आप फौज के साथ पंगा क्यों ले रहे हैं? आपने शुरुआत की ना, आपने पंगे की शुरुआत की फौज के साथ, आपको पता ही नहीं है कि आपने उनके साथ डील कैसे करना है। तो अगर आप इसी तरह से पंगे करते रहेंगे तो देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक। तो भाई ये फैसला हो चुका है। वो कहते हैं ना जी का जाना ठहर गया, सुबह गया शाम गया, बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है। जैसे कि मैं आपको बहुत पहले कहती थी कि जी इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं, वो अरेस्ट होने वाले देर से हुए, बहुत देर से हुए। आप सब लोग मुझे कहते थे बीनेश आप रोज यही एक बात करती है, अभी तक तो वो अरेस्ट नहीं हुए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं तब भी कहती थी जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। इमरान खान लीथल बन चुके हैं, इमरान खान एक जहर हैं। इमरान खान जो हैं वो और उनकी जो फॉलोइंग है वो एक फितना फॉलोइंग बन चुकी है। वो इसलिए क्योंकि ये अपने से आगे इमरान खान से ऊपर किसी को नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जी अगर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बना तो पाकिस्तान भी तबाह दे, अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो भाई ऐसे लोगों के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अब ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, तो इसके ऊपर अगर मैं आ जाऊं जी नहीं जी आप किसी सियासी जमात पे, इनकी सियासी काम कौन से हैं भाई? क्या फौज पर हमला करना सियासी जमातों का काम है? क्या जीएचक्यू पर हमला करना सियासी जमातों का काम है? क्या लाहौर के कोर कमांडर का घर जलाना सियासी जमातों का काम है? क्या जीएसपी प्लस स्टेटस
वापस लेना या उसके अंदर जो है उसको साबुटाज करना क्या सियासी जमातों का काम है? क्या IMF हेडक्वार्टर्स के सामने रियासत मुखालिफ नारे लगाना और IMF को कहना कि खबरदार खबरदार जो आपने पाकिस्तान को कर्जा दिया, क्या ये सियासी जमातों का काम है? ओ भाई, ये मुल्क दुश्मनों का काम है। मैं रोज आके ये पिटती हूँ। तो ये जो बैन लगवाने की ये पूरी है ना कार्रवाई, ये पीटीआई खुद अपने साथ करा रही है। और मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है, क्योंकि बड़े सख्त किस्म के फैसले का कह दिया गया है और एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। और अब एक चीज और, वो कहते हैं ना एक आखिरी गलती और फिर ये बैन लग जाना, फिर इनकी आपने चीखें सुननी है। तो भाई ये एक बड़ी खबर थी जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अब क्योंकि मैं इनकी बात कर रही हूँ, फौज की बात कर रही हूँ, इमरान खान की बात कर रही हूँ, पीटीआई की बात कर रही हूँ, तो पहले जरा ये वाला चैप्टर हम पूरा कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो वजीर दिफा है, मैंने उनका जिक्र भी किया। उन्होंने तहरीक इंसाफ को भारत नवाज जमात कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि इनके जो ताने हैं वो दुश्मन ताकतों से मिलते जुलते हैं। उन्होंने आज और भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जी वो जो है ना जनरल बाजवा और जनरल फैज़, उनकी गलती है। और उन्होंने कहा है कि गलती ये है कि कल अदम TTP के लोगों को पाकिस्तान लेकर के आए। और उन्होंने कहा है कि बाजवा और फैज़ को जो है मैं पार्लियामान के अंदर हाजिर कराना चाहता हूँ, उनसे जवाबदेही होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए। इसके लिए मैं करारदाद भी लेकर के आ रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि उस वक्त जो है जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई, नवाज शरीफ को जो निकाला का, उसमें भी जनरल बाजवा जनरल फैज़ उसमें शामिल हैं, उनकी वजह से है। और पाकिस्तान की मईशत को भी जो है नुकसान पहुंचा इनकी वजह से। ये 3 पॉइंट्स जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कोट अनकोट उन्होंने ये कहा। अब मसला ये है कि बात वो बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद एंड इमरान खान, इनकी तिगड़ी थी और कुछ तिगड़ी इनसे पहले वालों की भी थी। पूरा एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जब ये बात करते हैं ना कि जी मैं इनको पार्लियामान में बुलाऊंगा और मैं करारदाद पेश करूंगा, बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब करना क्या चाह रहे हैं? कंफ्यूज है और वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। एक मिनट रुके। इसलिए 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के के अंदर भी RTS के मसले मसाइल हुए, इनके भी रिजल्ट्स रुक गए थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कांटेक्ट नहीं किया, इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने चीफ से बात की, उनको मैसेज किया कि व्हाट्स हैपनिंग इन माय हल्का। ठीक है, ये अपने आप में बताता है कि कौन क्या है, पावर किसके पास है। क्योंकि उस टाइम पे बाजवा साहब के पास पावर थी, फैज़ हमीद के पास पावर थी, तो कोई इलेक्शन कमीशन, कोई चीफ इलेक्शन कमीशन, टेक्निकली तो इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं तो वो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशनर, लेकिन पता था कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ बाजवा साहब और फैज़ के हाथ में। हम तो तब से बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ये ख्वाजा आसिफ साहब ने पैगाम रसानियाँ क्यों की कि अनकंडीशनल जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन मिली, जो नवाज शरीफ ने भी हामी भरी लंदन से, ये जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हुई, ये क्यों हुई? ये उस टाइम पर बात क्यों नहीं बोली गई कि हम पार्लियामान में करारदाद लाएंगे? तब तो हाजिर सर्विस थे, तो तब कहते ना कि आपने गलत काम किया। तब तो आप पैचअप के चक्कर में थे। पैचअप हो जाए बस, किसी तरह पैचअप हो जाए भाई। जो सर्विसेज इमरान खान प्रोवाइड कर रहे हैं बाजवा साहब को, वो हम कर देते हैं। तब ये बातें हो रही थी और नून लीग के अंदर वो चैप्टर था जो ये बातें कर रहा था और वो नवाज शरीफ की बातों से बिल्कुल अलग थे और वो नवाज शरीफ को कन्विंस कर रहे थे कि अनकंडीशनल सपोर्ट करना चाहिए, हमें बिल्कुल बाजवा साहब के साथ, फैज़ साहब के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, हमें बिल्कुल ये कर लेना चाहिए। मियाँ साहब तुसी टेंशन ना लाओ, असी तुहाडी भी लाइन सीधी करा देंगे, कोई बात नहीं। आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, कोई बात नहीं। आपने कहती ना बाजवा साहब आपका गंदा आप समेटे, कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे, हम कर देंगे ठीक। वो कौन लोग थे, उनके बारे में भी पूछना चाहिए। क्योंकि जब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जब ऑफिस में थे, मतलब जब ड्यूटी पर थे, जब एक आर्मी चीफ थे और एक DG आए थे, तो तब ये बातें क्यों नहीं हुई? जाने के बाद तो बड़े बड़े लोग बातें कर लेते हैं। वो तो मैं मुझ जैसी एक छोटी सी एंकर, मैं ऐसी बातें कर लेती हूँ, हाँ जी बाजवा साहब, हाँ जी फैज़ साहब। खैर, मैं तो उस टाइम पर भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की ऑन ड्यूटी, ऑन जॉब पर भी नियो टेलीविजन के आप मेरे प्रोग्राम्स उठा के देख लें, मैंने गज वज के उनके बारे में, उनके खिलाफ प्रोग्राम किए कि गलत कर रहे हैं। लेकिन तब ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं बोला था, बल्कि ये कहा गया था कि अनकंडीशनल आपने इनको एक्सटेंशन देनी और सपोर्ट करना, और दी नून लीग ने। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने दी। तो आज ये क्या है? उस वक्त नहीं आपको पता था कि TTP के लोगों को ये पाकिस्तान लेकर के आए हैं? तब नहीं पता था। तब तो जब ये आकर के ब्रीफिंग देते थे बाजवा साहब भी और जनरल फैज़ भी, तो तब जो भी नून लीग के लोग पार्लियामेंट में थे और जो भी पाकिस्तान में थे, वो उन ब्रीफिंग्स में चुप करके या तो बैठे होते थे या तारीफें कर रहे होते थे। तो तब क्यों नहीं आपने कहा
चले तब भी नहीं आप कैसे कि कोई मसला नहीं तो एक्सटेंशन ना देते, पर जलते हैं ना, लेकिन तब तो पर जलते थे, तब तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन सियासतदानों में भी और आम पाकिस्तानियों के अंदर कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब मैं तो ये समझती हूँ। फिर अच्छा, उसके अलावा जी इन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, सब कुछ हुआ है, और ये सब कुछ जो है ये बाजवा साहब और फैज साहब ने, हमने तो पहले ही कहा था कि इन लोगों ने किया है। तो भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर जो जनरल बाजवा जब थोड़ी टाइम के लिए आर्मी चीफ थे और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी तो ये लोग मिनिस्ट्रीज में थे ना, ख्वाजा आसिफ साहब तब भी कैबिनेट में थे, तब तो उनका बड़ा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप था, तो तब भी क्यों नहीं किया। अच्छा, अब भी कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट के अंदर बोलूंगा, पार्लियामेंट में क्यों? ख्वाजा आसिफ साहब कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब और अगर नून लीग ये चाहती है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को टफ टाइम मिले, उन्होंने वाकई ये जो टीटीपी के सारे लोगों को पाकिस्तान लेकर के आए, मईशत को नुकसान पहुंचाया और नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप सीधा केस करें ना, पार्लियामेंट में आकर के क्या होगा, पूछेंगे ही ना, सिर्फ आप उनसे पूछेंगे ना, यस मिस्टर बाजवा, यस मिस्टर फैज, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो पार्लियामेंट में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट कितनी मजबूत है ये हम सबको पता है, ये हम सबको पता है ना कितनी, मुझे पता है आपको शायद मेरी कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, नून लीग के सपोर्टर्स को नहीं लग रही होगी, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मुझे तो नारे लगाने चाहिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब वेल डन, आपने क्या किया, मैं बिल्कुल ये नारे लगाती। ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, मैं सिर्फ टाइमिंग के ऊपर कह रही हूं भाई। बाजवा साहब अब आज थोड़ी ना गलत हुए, वो तो पहले से गलत है, एक्सटेंशन क्यों दी उनको? जनरल फैज हमीद अभी थोड़ी ना गलत है, वो पहले भी गलत है, तो इतना उनको हाथ का छाला बना के क्यों रखा हुआ था? 16 महीने की पिछली हुकूमत थी, तभी कुछ कर लेते, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, अब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ साहब ये क्या मतलब कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं आपको बता दूं, बस मुझे इतना समझ में आया कि वो उनको टफ टाइम देना चाहते हैं जनरल फैज और जनरल बाजवा को, और मुझे लगता है कि ये शायद इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इस टाइम पर, वो भी शायद यही चाहती होगी कि वो अपना जो मेस है वो क्लियर करें और जो दाग उनके ऊपर लगा उसको भी धोएं। साथ ही साथ एक और चीज़ कि भुट्टो साहब का जो रेफरेंस है वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी सदारत के टाइम पर डाला था। 44 साल के बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिला कि एक हिस्ट्री सेट की गई कि हाँ जो भुट्टो के साथ हुआ वो जुडिशल मर्डर था, वो गलत था और उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया गया फेयर ट्रायल का। अब वो यही चीज़ नवाज शरीफ के लिए करवाना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से रेफरेंस आसिफ अली जरदारी साहब भेजेंगे नहीं भेजेंगे मुझे नहीं इसका पता, लेकिन ये इस किस्म की कोई चीज़ करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता इसके अंदर किस हद तक कामयाब होंगे, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपको करनी थी तो आपका बयानिया एक होना चाहिए, या तो वो बयानिया अभी भी आपका होना चाहिए, बाजवा साहब आपका गंदा है आप समेटे हैं, याद है ना वो सियालकोट वाली तकरीर, या तो वो करें, वोट को इज्जत दो, फिर आपको उस पर कायम रहना था ना, लेकिन उसके ऊपर नून लीग कायम नहीं रही है। अब आज जी नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत पर सख्त नाराज़ क्यों हैं? नवाज शरीफ साहब बरस पड़े, उन्होंने एक कल मीटिंग की और मीटिंग के हवाले के से जो काफ़ी डिस्कशन हुई इस मीटिंग के अंदर, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ये पूछ रहे थे कि भाई हम कब तक आवाम का सब्र जो है वो आजमाते रहेंगे, हम कब तक जो है वो बिजली महंगी करते रहेंगे। तो मैं बड़ी हैरान हुई इस मामले पे कि मुझे पता है कि नवाज शरीफ साहब का कंसर्न बहुत जेन्युइन है। मैं तो नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ कि उनके साथ जुल्म हुआ है, बुरा तो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये सवाल शहबाज शरीफ से पूछ लेते, मरीम नवाज से पूछ लेते, मतलब जिनकी हुकूमत है उनसे पूछ लेते। आप अपनी ही हुकूमत के ऊपर सरापा सवाल हैं कि कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे। ये बात तो नवाज शरीफ साहब को हुकूमत बनाने की अनाउंसमेंट से पहले कि जी मैं शहबाज शरीफ साहब को मैंने टास्क दे दिया है, वो इनसे जाके मिले हैं, अब हम हुकूमत साजी की तरफ जाएंगे, तो आपको तब बताना चाहिए था जब आपने पब्लिकली अनाउंसमेंट कर ली थी, क्योंकि हमें तो पता था कि यही होगा। एंड आयरॉनिकली जब नवाज शरीफ साहब ये बातें सारी कर रहे थे तो आज के अखबारों में आज ये भी खबरें आई हैं, ये खबरें भी नशर हुई हैं कि अभी IMF के साथ मुआहदा नहीं हुआ है, लेकिन बिजली के 1 यूनिट के पीछे 5 रुपए का मजीद इजाफा हो रहा है। अभी IMF के साथ मुआहदा नहीं हुआ और फिर भी हो रहा है, ठीक है। सो मसला ये है कि बिजली जो बॉम्ब है उसको गिरने की तैयारी शुरू हो गई है। अब जाहिर बात है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ जाएंगे अब सऊदी अरेबिया, वहाँ जा कर के उम्रा भी करेंगे और सऊदी फैमिली से भी मिलेंगे, कुछ अब करेंगे पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं और वो गुस्से में हैं। और नवाज शरीफ साहब का ये गुस्सा ही है, गुस्सा नवाज शरीफ साहब का गुस्सा ना इमरान खान जैसा नहीं है कि वो ओए तोए पे आ जाएंगे, ये नवाज शरीफ का गुस्सा है कि जो नवाज शरीफ कह रहे हैं भाई कब तक चलेगा ये, कब तक आवाम का हम इम्तिहान लेते रहेंगे, कब तक हम ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो अब जा रहे हैं सऊदी, तो हो सकता है कि कोई
रास्ता निकालें, इबादतें भी करेंगे, दुआएं भी करेंगे और दबा भी करेंगे, दुआ और दबा साथ साथ करेंगे। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है उन्होंने लंदन भी जाना है। तो ये तमाम तो सूरत हाल है, मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सी खबरें हैं भाई, बहुत सी खबरें हैं, लेकिन सारी इस वीडियो में नहीं हो सकती। पहले वीडियो बड़ी लंबी हो गई है। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।